हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बीएससी फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर था हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक, ये हमारा पेपर था। तो मैं मेंशन कर देती हूँ कि मैं पेपर 1 के बारे में अब बात कर रही हूँ। पेपर 1 के अंदर जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी इलास्टिसिटी, उसको कर रहे हैं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी के अंदर हमने सारी चीज़ें पढ़ ली थी कि प्लास्टिक क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होती है, रिजिड बॉडी क्या होती है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन के बारे में डिस्कस करना भी रहता था। ठीक है, तो बच्चे आज के लेक्चर के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो स्ट्रेस पढ़ेंगे। ठीक है, हुक्स लॉ पढ़ेंगे और स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आज के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे हम। ठीक है, मुझे पता है थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन अब डेली से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो देखो बच्चे, हमने इसके अंदर देखा था कि अगर हम कोई भी बॉडी हमारी किसी भी सरफेस के ऊपर है या कहीं पे भी है, अगर उस बॉडी को हम सब जगह से क्या लगा रहे हैं, उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो जो बॉडी हमारी डिफॉर्म कर रही है पर यूनिट इस एरिया के, उसमें जो वो बॉडी की डिफॉर्मेशन आ रही है, तो कितना हमारा हमने उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है उस एरिया के ऊपर, ताकि वो बॉडी डिफॉर्म हो गई। ठीक है, यानी कि उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे। लेकिन जो इसने अपना वॉल्यूम या किसी भी और चीज़ के अंदर जो चेंजमेंट दिखाया है, तो वो चेंजमेंट अपॉन में इसका ओरिजिनल वॉल्यूम या किसी भी चीज़ के बेस पे हम उसकी ओरिजिनल थिंग को दिखाना चाहेंगे, वो क्या होगा, हमारा स्ट्रेन। ठीक है, तो हमने हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर 3 टाइप के स्ट्रेन पढ़े थे आपके, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, यानी कि अगर किसी की बॉडी की लेंथ के अंदर चेंज आप दिखा रहे थे तो उसको लॉन्गिट्यूडनल, उसके वॉल्यूम में चेंज बता रहे थे तो वॉल्यूमेट्रिक, और किसी के उसमें अगर जैसे इस तरीके से वो कर रहे थे तो एंगल के अंदर जो चेंजमेंट आ रहे थे तो उसको आपने किसके, शेयरिंग स्ट्रेन से बताया था। राइट, तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे कि ये जो डिफॉर्मेशन पर यूनिट एरिया हो रही है आपकी, स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन तो यही बन गई है क्या, कि जितना आपने एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया दिया है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, हमारा स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि स्ट्रेस क्या है, इट इज डिफाइंड एज एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग force acting upon unit area of body। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेस बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी क्या हो गया है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो फोर्स आपको पता है कि फोर्स की न्यूटन और एरिया मीटर स्क्वायर हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर आप किसके बारे में, डायमेंशनल यूनिट के बारे में बात करते हैं, तो वो कितनी हो जाएगी आपकी, ml-1 t-2। ये तो आप सभी को याद भी होगी, है ना। तो इसको हमारी क्या हो जाएगी आपकी स्ट्रेस की, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो ये कितनी हो जाएगी, ml-1 t-2 आपकी डायमेंशन हो जाएंगी किसके लिए, स्ट्रेस के लिए। ठीक है, तो अब ये बात आती है कि इसके टाइप कितने हैं। जैसे हमारे स्ट्रेन के टाइप होते हैं, ऐसे क्या स्ट्रेस के भी टाइप होते हैं, तो हाँ, इसके भी 2 टाइप होते हैं। उसके 3 थे, इसके 2 टाइप होते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप आपके कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट आपका जो टाइप है वो है नॉर्मल स्ट्रेस, और सेकंड आपका जो टाइप है वो होता है आपका बच्चे टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो टेंजेंशियली और स्ट्रेट, आपको शेयरिंग का मतलब याद है, शेयरिंग के अंदर मतलब हम फोर्स ऐसे लगा रहे थे और बुक भी हमारी ऐसे ही जा रही थी, तभी तो उसमें एंगल आया ना इस तरीके से क्रिएट होके। ठीक है, तो इसका मतलब जिस साइड मैं फोर्स लगा रही हूँ ना, उसके ऊपर डायरेक्शन भी मेरी फोर्स की वही है और वो चीज़ भी मेरी वहीं जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फोर्स लगेगा मेरा, ये तो मेरा पैरेलल में लगेगा, और ये मैं कैसे करवा रही हूँ, ऊपर एकदम ऐसे डाल रही हूँ उसके ऊपर। ठीक है, तो ये फोर्स कैसा
हो गया, आपका नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। तो आप कहोगे कि किसी भी बॉडी के उसमें परपेंडिकुलर जो उसके एरिया के ऊपर फोर्स डेवलप किया जाता है उसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। और अगर उसके पैरेलल, उस सरफेस के पैरेलल अगर दिया जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, शेयरिंग स्ट्रेस, या फिर आपका बोलेंगे शेयरिंग स्ट्रेस बोलेंगे, या फिर टेंजेंशियली स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, तो आप लिख लीजिए नॉर्मल स्ट्रेस की डेफिनेशन कि इफ द इलास्टिक फोर्सेस developed are acting perpendicular to the cross section area of deformed body, then this stress is normal स्ट्रेस। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल स्ट्रेस आपने किया है वो आपका किसी भी उसमें हो सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे अगर किसी लेंथ के उसमें इंक्रीजिंग उसमें है तो उसको टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे, और अगर लेंथ हमारी डिक्रीज कर रही है तो उसको कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका मतलब लॉन्गिट्यूडनल या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आप कोई भी उसमें करोगे तो ही आपका ये नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो अगर लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कर रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल में तो लेंथ में तो चेंज आएगा। तो किस तरीके के चेंज में आपके ये दो टाइप के और बन जाते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर ही ये कितने दो टाइप के हो जाएंगे। पहला टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस कब होगा? टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेस होता है? ये वो नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस जिसको टेंसाइल स्ट्रेस बोला जाता है, जब आपकी लेंथ में इंक्रीमेंट आ जाए। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस इज referred as tensile stress whenever there is increase in length। ठीक है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कंप्रेस नाम से ही है कि उसकी लेंथ में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट आ जाए। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि नॉर्मल स्ट्रेस इज रेफर्ड एज कंप्रेस्ड स्ट्रेस whenever there is decrease in length। ठीक है, तो उसकी लेंथ में डिक्रीमेंट आ जाएगा तो आप उसको क्या बोलोगे? कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाइए टेंजेंशियली स्ट्रेस। तो मैंने बताया था कि वो फोर्स जो आपका उसके सरफेस के पैरेलल अगर आप करवा रहे हो इंट्रोड्यूस तो उसको शेयरिंग स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियली स्ट्रेस बोलेंगे। तो आप इसकी डेफिनेशन, इलास्टिक आप जो फोर्स करवा रहे हो, इलास्टिक फोर्स डेवलप करवा रहे हो, ठीक है, तो आप बोलोगे कि व्हेन द elastic forces developed are acting parallel to given surface area, then this stress is called शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, और ये आपका जैसे जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस है तो आप बोलोगे नॉर्मल स्ट्रेस कब आएगा? तो नॉर्मल स्ट्रेस कब आता है बेटा? जब आपका लॉन्गिट्यूडनल और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा, तब आपका नॉर्मल स्ट्रेस अकर करेगा। ठीक है, और अगर आप ये कह रहे हो कि शेयरिंग स्ट्रेस लेके आना है तो बेटा ये शेयरिंग स्ट्रेस तब डेवलप होगा व्हेन एवर द शेयरिंग स्ट्रेन इज डेवलप। जब तक शेयरिंग स्ट्रेन आएगा शेयरिंग स्ट्रेस भी आएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? शेयरिंग स्ट्रेस इज डेवलप्ड
whenever there is a shearing strain। ठीक है, तो जब जब आपका ये आएगा तब तक आपका शेयरिंग स्ट्रेन आएगा, तब तक आपका शेयरिंग स्ट्रेस भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्ट्रेस का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आप किसके बारे में चलते हैं, हम अब चलते हैं हुक्स लॉ के बारे में, देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, हुक्स लॉ कुछ और नहीं है, बस यही कहता है, क्योंकि इन दोनों से ये पता चल रहा है हमारा कि स्ट्रेस स्ट्रेन आ रहा है तो स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, और जितना हम जोन सा लेके चल रहे हैं उसी के बेस पे ये आ रहा है। तो यानी कि जब जब हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन आएगा वो हमारा स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा वहाँ पे, यानी कि दोनों प्रोपोर्शनल में होंगे। ठीक है, तो आपके रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने ये फंडामेंटल लॉ आपका दिया था 1678 के अंदर। ठीक है, और जो उन्होंने ये लॉ दिया है उसी को ही उन्होंने हुक्स लॉ बोल दिया था, और उसमें ये कहा कि विद इन ए इलास्टिक लिमिट, जब तक वो इलास्टिक लिमिट में रह रहा है, ठीक है, तब तक वो क्या करेगा, आपका स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा स्ट्रेन की। ठीक है, यानी कि दोनों अगर हम कर रहे हैं तो वो दूसरा वाला भी उसके अंदर प्रोड्यूस रहेगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि इन 1678 Robert Hooke gives a fundamental law of elasticity, which is also called Hooke's law, and it states that, क्या स्टेट करता है, मैंने अभी बताया था कि किसी भी इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, स्टेट्स दैट विद इन ए इलास्टिक लिमिट stress is directly proportional to strain। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। ठीक है, तो अगर ये होता है तो आप ये कहोगे कि विद इन इलास्टिक, दैट इज विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अगर इनको ओपन करेंगे तो हमें पता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट आएगा। ठीक है, और ये कांस्टेंट अगर ई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो ये आपका ई क्या है बेटा, कांस्टेंट है, जिसको हम बोलेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो आपसे एग्ज़ाम में जब आपका प्रैक्टिकल हो रहा था तब आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे इससे रिलेटेड, तो आपको यही बताना था हुक्स लॉ क्या होता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट आपका स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आपका ये पूरा क्लियर हो गया है आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ की तरफ। ठीक है, इसको समझा यहाँ देती हूँ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। ठीक है, उसके बाद लिखवा मैं आपको कल के लेक्चर के अंदर दूंगी। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ को अगर आप समझना चाहते हो तो मैं यहीं पे ही समझा देती हूँ। ठीक है बेटा, देखो कोई भी आपने कोई चीज़ ली हुई है प्लास्टिक की। ठीक है, आप अपना घर का जो आप बालों में रबड़ डालते हो वही लेके चल लो। ठीक है, वो रबड़ अगर आप बालों में डाल रहे हो, ठीक है, किसी के बहुत हैवी बाल हैं, ठीक है, अगर ये लाइट बाल हैं, ठीक है, जैसे भी हैं आपके, हैवी लगा लो थोड़े से। ठीक है, थोड़े से नहीं, मतलब बिल्कुल उस टाइप के कि भाई ना ज़्यादा हैवी है ना ज़्यादा लाइट है, इस तरीके के बाल हमने स्ट्रेंथ सीख ले ली है। ठीक है, अब ये कहता है कि अगर मैं रबर बैंड उसके अंदर डालती हूँ, ठीक है, जो चोटी हम करते हैं उसके अंदर डाल रही हूँ मैं रबर बैंड को, तो आपको पता है कि एक दो बारी में तो क्या होगा कि आपने जैसे 1 फोल्ड किया, 2 फोल्ड करके डाला अपने बालों में। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो उसको, आप फोल्ड करने के बाद जैसे अगले दिन निकाल रहे हो
तो कई बारी तो क्या होता है, कई कई रबड़ या जो भी एक दो रबड़ है नॉर्मली एक दो दिन तो क्या करेंगे, वो आपके उतना ही जितना उनका ओरिजिनल साइज़ था ना उतना ही आ जाएगा। यानी कि आपने उन पर स्ट्रेस लगाया था, वो डिफॉर्म भी हुई और वो फोर्स हटाने के बाद वो अपनी इलास्टिक उसमें आ गया। ठीक है, तो यानी कि जितना आपने स्ट्रेस लगाया उसके अंदर भी स्ट्रेन लगाया, लेकिन फिर बाद में वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे भी आ गया था। ठीक है, लेकिन कई बारी क्या होता है कि करने के बाद वो इतना अगर आपने टर्न कर रखा था ना और फिर स्ट्रेच करके आपने इतना डाल दिया बालों में, ठीक है, तो जब आपने उसको निकाला तो उसका जो साइज़ है वो पहले इतना था, अब वो इतना था, तो यानी कि अब वो ओरिजिनल उतना ही रह गया उसके अंदर। ठीक है, फिर भी स्ट्रेचिंग उसके अंदर अभी और भी कर सकते थे। ठीक है, फिर ये कहता है कि अब इतने तक जो आपने किया था ना, जब आपने उसको निकाला तब वो एज इट इज़ उतनी शेप में आ गया, उसको बोलते हैं कि वो इलास्टिक लिमिट के उसमें हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा था कि जितना स्ट्रेस लगाया उतना ही उसमें डिफॉर्मेशन आई थी और डिफॉर्मेशन आने तक उसने मतलब अपना उतना ही साइज़ रखा हटाने के बाद। ठीक है, और जैसे ही मैंने उसको और किया तो फिर वो थोड़ा सा उसमें चेंजमेंट आ गया। अब वो जितना उसमें चेंजमेंट मतलब फोर्स और लगाने के बाद उसको और थोड़ा सा वो करने के बाद थोड़ा वो इतनी लेने चाहिए थी उसको पोजीशन, लेकिन वो फिर अपनी ओरिजिनल शेप उसने चेंज कर ली। पहले जिस तरीके की उसको रखनी चाहिए थी ना, जितनी उसकी ओरिजिनल थी, उसको अब वो नहीं रखता। ठीक है, समझो पहले रबर बैंड इतना था, ठीक है, आपने वन फोल्ड कर दिया, चोटी में डाल दिया, चोटी में डालने के बाद वो इतना था। ठीक है, उसको जब निकाला आपने तो पहले इतना था, निकालने के बाद वो एक लिमिट तक तो वो इतना ही रहा। ठीक है, उसके बाद जब मैंने उसको दोबारा से चोटी में डाले रखा, थोड़ा सा और थोड़े बाल अगर किसी के थे उसके उसमें डाल दिया, तो अब वो ये इतना ना रह के कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, तो यानी कि अब इसने जो साइज़ मतलब इतना पहले स्ट्रेच मैंने इतना किया था, लेकिन अब वो इतनी शेप नहीं रख रहा, इतने पे आ गया, यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा चेंजमेंट में आ गया। ठीक है, इसका मतलब ग्राफ देखो कि पहले ये सपोज आपका ये सीधा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मान लिया, ई पॉइंट मान लिया, तो जितना मैंने इसके ऊपर स्ट्रेस लगाया उतना ही मेरा क्या रहा, स्ट्रेन रहा। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्ट्रेस लिख दिया और ये मेरा क्या है, स्ट्रेन। ठीक है, कि कितना मैं फोर्स लगा रही हूँ और कितना उसमें चेंज आ रहा है। ठीक है, ध्यान से समझो, फिर कल के लेक्चर के उसके अंदर इसमें लिख भी लेंगे। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन, तो इस पॉइंट के ऊपर उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आया, जितना लगाया उतना ही आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद उसने अपनी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर ली। ठीक है, यानी कि मैंने थोड़ा और फोर्स इसके ऊपर लगा दिया था, तो ये कहता है अब ये अपनी ओरिजिनल यहाँ पे नहीं आएगा, अब ये क्या कर लेगा, थोड़ी सी पोजीशन को चेंज कर लेगा और अपनी यहाँ वाली वैल्यू को गेन नहीं करेगा। अब ऐसा लगेगा कि इसकी पोजीशन क्या थी, अब ये हो गई है। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो यानी कि अब ये पोजीशन ना होके इसकी ये वाली पोजीशन हो गई है। फिर जैसे जैसे मैं इसको और स्ट्रेच करना चाहूँगी तो ये क्या होता रहता है, हमारा और स्ट्रेच हो जाता है और एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो अपने आप ही वहाँ पे क्या हो जाता है, टूटना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अपनी उस चीज़ को स्ट्रेंथ को तोड़ देता है और इसके बाद उसकी स्ट्रेंथ मतलब और भी खिंचाव उसमें नहीं आता, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस आ जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो अब जब मैं इसको लिखवाऊंगी तब आपको इसके और भी पॉइंट्स पता चल जाएंगे। ठीक है, कि ये क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।